Sorry for the delay. चाह नहीं मैं सरबाला के गहनों में गुज जाऊं, चाह नहीं प्रेम माला में बन प्यारी से प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देव के शीश पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। स्वतंत्रता के इस महोत्सव पर हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर, अन्य प्रोफेसर, अन्य एनबीआरसी स्टाफ एंड शोधकर्ताओं, आप सभी को आशीष का सादर प्रणाम। आज यानी 15 अगस्त को हम यहाँ भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम आप सबको पता है कि कैसे सालों की गुलामी के बाद हमारे प्यारे देश भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली थी। सोचिए कैसा रहा होगा वो दिन जब लोग रात को गुलामी के अंधेरे में सोए और सुबह वो आजादी के प्रकाश में उठे। सोचिए क्या मनोभाव रहा होगा उन लोगों का जब उन्होंने देखा कैसे लाल किले पर और सभी सरकारी संस्थानों में यूनियन जैक की जगह तिरंगे झंडे को फहराया जा रहा था। मैं आशा करता हूं आप इसी मनोभाव के साथ मेरी बातों को सुनेंगे और मेरी गलतियों को माफ करेंगे। आप सबको पता है कि हम सब 15 अगस्त के दिन हमारे स्वतंत्रता के वीर सेनानियों, क्रांतिकारियों और अन्य सभी लोग जिन्होंने हमारे देश की आजादी में भाग लिया, किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान दिया, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं हर साल के बाद। तो उन क्रांतिकारी वीरों के बलिदानों की वजह से आज हम इस स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमें नित्य उनका नमन करना चाहिए। आज के ही दिन हम देश के युवाओं, देश के जनता, देश के लोगों में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना को पुनर्जागृत करने का काम करते हैं। किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए देशभक्ति एक अनिवार्य अंग होता है, क्योंकि हमसे बेहतर उस चीज को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि इसी एकता की कमी के कारण हमने सालों गुलामी में रहे हैं, गुलामी सहा है। साथ ही साथ इस दिन हमें एक चीज के बारे में और सोचना चाहिए कि कैसे भारत को वैभवशाली, शक्तिशाली और कल्याणकारी बनाना चाहिए। कैसे बनाया जा सकता है? जैसे क्या होता है कि वैभव से शक्ति आती है, लेकिन अगर सिर्फ वैभव और शक्ति हो ना और नीतियां आपकी कल्याणकारी ना हो तो आप बहुत खतरनाक तरीके से काम कर सकते हैं। तो इन तीनों अंगों का हमारी नीतियों में साथ होना बहुत जरूरी है, जिससे हम जनता का कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारों ने काफी लंबे समय तक काम किया है, हमारे युवाओं ने, हमारे देश की जनता ने काफी सहयोग करा है। इसी करके आज हम 77 साल के इस इतने टाइम के दौरान आज हम बहुत बदलाव देख पा रहे हैं। अभी इन्हीं बदलावों के बारे में मैं डायरेक्टर सर की अनुमति के साथ थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। ओके सर। एंड सो जब क्या हुआ सन 1947 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बिल को ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा रहा था, तो विंस्टन चर्चिल बोलते हैं, उस समय वो वहां के नेता विपक्ष हुआ करते थे, तो वो कहते हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एटली, यू आर कमिटिंग द हिस्टोरिकल मिस्टेक, बिगेस्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक। दीज इंडियंस डोंट नो डी ऑफ डेमोक्रेसी, दे हैवंट प्रैक्टिस्ड डेमोक्रेसी एट ऑल। देयर विल बी chaos in India, there will be misrule in India and there might be possibility of bloodshed as well। लेकिन आज मैं बड़े खुशी से ये कहना चाहूंगा, वो जहां भी है, हम सब भारतीयों ने, हमारे पूर्वजों ने मिलके आज उनको गलत साबित कर दिया है। और ये हमारे देश के लिए, क्योंकि आज हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा स्थापित लोकतंत्र आज भारत है। ये सब गर्व की बात हम सबके लिए। साथ के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक यूनिक बात भी है देश के साथ कि जब 1947 में जब हम आजाद हुए, उसके बाद सत्ता हस्तांतरण जितने बेहतरीन तरीके से भारत में हुआ है, हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में, मुल्कों में वैसा नहीं हो पाया है।
आज तक जितनी बार भी अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हारा है, उन्हें विनम्रता पूर्ण अपनी हार को स्वीकारा है और सत्ता को हस्तांतरित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो एक देश को स्मूथली लोकतंत्र चलाने में मदद करता है। तो ये भी बहुत काबिल तारीफ बात है हमारे देश के लिए। अभी मैं बात करना चाहूंगा कि कैसे हमारे देश ने कुछ सेक्टर्स में अपना परचम लहराया है। एक समय होता था कि हम लालटेन, बिजली की कमी, ये सब हर जगह था, लेकिन आज हम पावर सरप्लस में हैं। आज भारत में ऐसी सिचुएशन है कि कुछ टाइम हम लोगों को हमारे इलेक्ट्रिक प्लांट्स को बंद करना पड़ता है ताकि पावर सरप्लस ज्यादा ना, एंड एट द सेम टाइम हमारा फूड सरप्लस भी है। हुआ यूं था कि 1965 तक भी जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वहां तक भी खाद्य आपूर्ति इतनी पर्याप्त नहीं थी, हमें आयात करना पड़ता था फूड का। तो शास्त्री जी ने आह्वान भी किया था लोगों से कि आप एक दिन में एक टाइम का खाना कम करें। लोगों ने किया भी, उससे फर्क भी आया। उन्हीं दौरान हमारे साइंटिस्टों ने, किसानों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपना योगदान दिया और आज हम ऐसी स्टेट पे हैं कि हम खाद्य आयात की जगह निर्यात कर रहे हैं। वी आर सो फूड सरप्लस नाउ। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम देख भी पा रहे हैं एनबीआरसी सो गुड इंफ्रास्ट्रक्चरली, कितने सारे अच्छे रोड हैं, एयरपोर्ट्स, वी हैव एवरीथिंग राइट नाउ। सो अब एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट जिसकी मैं बात करना चाहूंगा उसे कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी। एक देश की शांति और सुरक्षा के लिए उसकी बाहरी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज हम इस इंस्टीट्यूट में शांति से खड़े हैं, हमें विश्वास है कि अगर कुछ भी बाहर से आक्रमण होता है, हमला होता है, वी नो हमारी आर्मी उसको टैकल करने के लिए सुफिशिएंट है, तभी हम शांति से खड़े हो पा रहे हैं, तभी हम शिक्षा ले पा रहे हैं। हम हमारे पड़ोसी कुछ मुल्कों को देख सकते हैं कि जहां उनकी सिक्योरिटी के दिक्कत है तो वहां शिक्षा की भी अभाव है, सारे अन्य कार्य रुक जाते हैं सिक्योरिटी के प्रश्न। उन्हीं दिनों जब 1905 के दौरान टाटाज ने एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट बनाने के बारे में सोचा, तो उस समय के गवर्नर जनरल ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि इंडियंस डोंट हैव द साइंटिफिक टेम्परामेंट। सो आज अब हम इस जगह खड़े हैं जहां मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, बिग एमएनसीज के सीईओ तक सब भारत से आते हैं। आज हमने बहुत रिसेंटली चंद्रयान तक चांद पे पहुंचा दिया है। आज वो दिन था और आज तक के हम बदलाव में आ चुके हैं। हम उसी दौरान जब मॉडर्न एजुकेशन 1858 में के दौरान आया तो 3 इंस्टीट्यूट खोले गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। तो सन 1877 में पहली बार पीएचडी अवार्ड करी गई थी। सन 1920 तक भी सिर्फ 39 पीएचडीज हमारे भारत में अवार्ड करी गई थी। आज देखो हम कहां से आ रहे हैं। आज अकेला एनबीआरसी बहुत सारी पीएचडी एक साल में अवार्ड कर देता है। सो कितना बदलाव हुआ है इस दौरान। आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम है वर्ल्ड की, और बहुत जल्द हम डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन भी बन जाएंगे। सो ये सब बदलाव ये हमारे देश के लोगों का, देश के सरकारों का योगदान है। मैं उस चीज के लिए आप सबको चाहूंगा कि उनके लिए तालियां बजाएं। इन सब बदलावों के बावजूद, इन सब अच्छे परिवर्तनों के बावजूद, अच्छी आजादी मिलने के बावजूद कुछ समस्या फिर भी है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सिर्फ किसी दूसरे की गुलामी की बेड़ियों को काटने से क्या हम आजाद हो जाते हैं? ये सवाल है कि क्या हो जाते हैं। सच तो यह है कि आजादी पाकर हमें जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पे तृप्ति प्राप्त होनी चाहिए थी हमारे देश के लोगों को, क्या हम वो पा सके हैं? वो अमृत जिसकी हम कल्पना कर रहे थे आजादी के बाद, क्या हमें वो सही में मिल गया? तो दूसरों से आजाद होना थोड़ा आसान होता है कि वो बलिदानों पे, इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी दूसरों के बलिदानों पे आके हम आजादी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब अपनी बुराइयों से आजादी की बात आती है, जब अपने अवगुणों पर विजय की बात आती है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। हमारी लड़ाई खुद की ही लड़ाई सबसे कठिन होती है। सो आज हम अपने ही बनाए कुछ चक्रव्यूहों में उलझ कर रह गए। अफसरशाही, बेरोजगारी, महंगाई, धर्म, जाति जैसी कई समस्या हमारे सामने है। जैसे पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस हुए, उन सब से देश का विकास हुआ, लेकिन फिर भी सच तो यह है कि आज हमारे पास राफेल तो है, लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं है। सत्ता चलाने वाले शासक तो हैं, लेकिन देश में आत्म अनुशासन नहीं है।
तकनीक तो है लेकिन विज्ञान की शुद्धता नहीं है। समस्या हर बात पे है लेकिन समाधान बताने वाले जुबान नहीं है। एक तरफ तो दूसरे देशों से हम मधुर से मधुर बातें करके अच्छे संबंध स्थापित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी देश की जनता में सियासी दाव पेच का जहर घोल देते हैं। आज हम जाति, धर्म और जमीन के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसी ही देश की आजादी की कल्पना करी थी? क्या उन्होंने अपना सब कुछ ऐसी ही आजादी के लिए निछावर कर दिया था? विरासत में मिली इस आजादी की हमें सम्मान करना चाहिए। एकजुट होकर भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ हमें डट कर खड़ा होना चाहिए। सोचो कि क्या इंद्रधनुष में एक ही रंग हो सकता है? क्या एक ही बूंद से समुद्र में एक ही बूंद हो सकती है? क्या एक ही मोती से माला तैराई जा सकती है? नहीं। मेरा मानना है कि इंद्रधनुष जब अलग अलग रंग मिलते हैं तभी एक विशाल इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वही उसकी सौंदर्य दर्शन की वजह से उसको अप्रिशिएट किया जाता है, ना कि उसके एक रंग होने की वजह से। भिन्नता की वजह से वो सम्मानित होता है, उसको पसंद किया जाता है। सो ऐसे ही हमें एक दूसरे के साथ मिलकर इस हमारे देश के सामने जो विकट परिस्थितियां हैं, जो हमारे सामाजिक मतभेद हैं, उन सबको सोल्व करना चाहिए। और वर्तमान की हालातों को देखते हुए मैं कुछ दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगे रहने दो, लाल सफेद और हरे में मत बांटो, मेरी छत पे तिरंगे रहने दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।